एक एसआईएफ कैटेगरी जो आने वाले समय में सबसे अच्छा रिटर्न दे सकती है। एसआईएफ 7 कैटेगरीज में लॉन्च होंगे और उनमें एक कैटेगरी ऐसी है जिसे पीएमएस किलर कहा जाता है या कहा जाएगा। आज हम बात करेंगे उसी कैटेगरी की। हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो मुकेश टॉक में। और आज हम बात कर रहे हैं बात पैसों की, पैसों को बचाने की, पैसों को बढ़ाने की। बचाना जरूरी है, बचाएंगे तो बढ़ाएंगे ना। तो जैसा मैंने बताया कि एसआईएफ में एक कैटेगरी ऐसी है जो पोटेंशियली शायद सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करेगी और वो कैटेगरी है एक्स टॉप 100 इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। क्योंकि बाय नेचर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हाई रिटर्न जनरेट करने वाला है। लेकिन पहले हम एसआईएफ तो जाने, एसआईएफ क्या है। तो अप्रैल 2025 में सेबी ने एसआईएफ कैटेगरी को अनाउंस किया था और उसके बाद सभी म्यूचुअल फंड्स ने एक एक करके अप्लाई किया और उनको परमिशन मिली और धीरे धीरे करके वो एसआईएफ यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक क्वांट म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। ईडलवाइस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी लॉन्च किया है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। और आगे भी उम्मीद है कि एक एक कैटेगरी आती रहेगी। एसआईएफ क्या है? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस बीच की एक कड़ी है। म्यूचुअल फंड हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें, क्योंकि सेबी की कोर फिलॉसफी है कि इन्वेस्टर का पैसा पहले बचना चाहिए, उसके बाद फिर ग्रोथ की बात करेंगे। तो इन्वेस्टर के पैसे को नुकसान ना हो, इसलिए सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे रेगुलेशन बनाए हुए हैं। फंड मैनेजर्स को उन रेगुलेशन के आधार पर ही चलना होता है जो बाउंड्रीज सेट की हुई हैं सेबी की, फिर चाहे वो कैटेगरी से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो एक्सपोजर से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो किस तरह के एसेट्स में वो इन्वेस्ट करेंगे उसको लेकर हो। सेबी के बहुत सारे नियम हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उन नियमों के तहत चलती है और इसीलिए म्यूचुअल फंड में किसी का पैसा डूबता नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहीं जिन्होंने म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू किया और उसके बाद वो उस बिजनेस को किसी और ने टेक ओवर कर लिया। जैसे क्लासिक एग्जांपल है, रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था जिसे फिर निपॉन ने टेक ओवर कर लिया। ऐसे ही एल&टी म्यूचुअल फंड हुआ करता था जो अब चेंज हो गया है। तो ऐसे कई फंड आए, लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा किसी में नहीं डूबा। ओनरशिप चेंज हो गई बट पैसा सुरक्षित रहा। तो ये खूबी है, ये खूबसूरती है म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन की जो सेबी ने सेट की है। दूसरी ओर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी कि पीएमएस सर्विस है। रेगुलेशंस उसके लिए भी हैं लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे स्ट्रिंजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में फंड हाउस या फंड मैनेजर और इन्वेस्टर्स के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पूरी तरह से ये फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। जो इन्वेस्टर हैं या क्लाइंट हैं उनका कोई उसमें इनपुट नहीं होता है। जबकि पीएमएस के केस में ये एक तरह से पर्सनलाइज सर्विस है। ऑफ कोर्स फंड मैनेजर आपसे हर एक स्टॉक को लेने से पहले नहीं पूछेगा, लेकिन एक ब्रॉड आउटलाइन आप पीएमएस में बना सकते हैं और फंड मैनेजर को बता सकते हैं कि भाई मेरे को स्मॉल कैप नहीं चाहिए, तो मेरे पोर्टफोलियो में आप स्मॉल कैप मत लीजिए। तो फंड मैनेजर नहीं लेगा। आप कह देंगे नहीं नहीं आईटी ठीक नहीं चल रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक मत लीजिए, तो वो आईटी स्टॉक नहीं लेंगे। या फॉर दैट मैटर आप कह सकते हैं भाई एफएमसीजी स्टॉक्स में ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, तो एफएमसीजी मुझे नहीं चाहिए, तो वो नहीं लेंगे, है ना। तो ये एक तरह से पर्सनलाइज सर्विस है। लेकिन ये क्लाइंट और फंड मैनेजर के बीच में होता है और ये सेबी सिर्फ ये कहता है कि आप फुल डिस्क्लोजर रखिए अपने क्लाइंट के साथ, इसके अलावा ज्यादा रेगुलेशन नहीं है।
और साथ ही पीएमएस में एंट्री लेवल जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है, और इसीलिए इसमें हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो हैं वो ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। और पीएमएस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 250 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, है ना, इस तरह का होता है। तो पीएमएस इन जनरल म्यूचुअल फंड से 5 से 10%, 15% तक हाइपोथेटिकली ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। हमेशा नहीं, रूल नहीं है, बट इन जनरल ऐसा होता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास फुल फ्रीडम होती है इन्वेस्टमेंट के तरीके को चूज करने की। साथ ही उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट छोटा होता है, तो उनके लिए क्विक इन और क्विक आउट बहुत आसान होता है। अब म्यूचुअल फंड तो आप 100 रुपए की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं, जबकि पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है। तो बीच की एक कैटेगरी की जरूरत महसूस हो रही थी, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सेबी ने एसआईएफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब म्यूचुअल फंड से एसआईएफ में क्या अलग है? तो सबसे बड़ी चीज जो अलग है वो ये है कि इसमें डेरिवेटिव्स का उपयोग अलाउड है, जो कि म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड में हेजिंग को छोड़कर और किसी भी तरह से नेकेड डेरिवेटिव क्या होते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आपने नाम सुना होगा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग तो कोविड के बाद से बहुत फेमस हुई है। इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना बहुत सारा पैसा लुटाया है। इतना पैसा लुटाया है डायरेक्ट ट्रेडिंग करके कि सेबी को बाकायदा बोलना पड़ा हर एक ब्रोकर को कि उनके ऐप में जब भी आप लॉगिन करेंगे पहला मैसेज यही आता है कि 90% इन्वेस्टर ये इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में या इनफैक्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग में नुकसान उठाते हैं, केवल 10% लोग फायदा कमाते हैं। तो आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? सुरक्षित चलिए, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या पीएमएस में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर दोनों में नहीं करना चाहते, एक में करना नहीं चाहते, दूसरे में कर नहीं सकते, तो एसआईएफ में आ जाइए। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में नेकेड डेरिवेटिव ट्रेडिंग अलाउड है। लॉन्ग साइड में कोई लिमिट नहीं है, शॉर्ट साइड में 25% ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और एसआईएफ के बीच में। अब इससे होगा क्या? जब मार्केट अच्छे खासे बुल रन में है तब तो रिटर्न जनरेट हो ही रहा है, तब तो चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है उनके हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है ना। वो अपने पोर्टफोलियो को रीजिक कर सकते हैं, थोड़ा सा रीएडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट गिरेगा तो उनका पोर्टफोलियो भी, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी डाउन आएगा ही आएगा। लेकिन एसआईएफ के केस में क्योंकि शॉर्टिंग अलाउड है, तो एक स्किल्ड फंड मैनेजर जो है, जब मार्केट बुल रन में है तब वो लॉन्ग डेरिवेटिव लेके भी पैसा कमा सकते हैं, और जो कैश उन्होंने कर रखा है इन्वेस्टमेंट वो तो अपनी जगह पे है, फिर आर्बिट्राज से कमा सकते हैं और लॉन्ग डेरिवेटिव से। लेकिन जब मार्केट नीचे गिर रहा है तब भी वो शॉर्ट डेरिवेटिव के जरिए पैसा कमा सकते हैं, जोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो मार्केट गिर रहा हो तब भी एसआईएफ नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू एक्चुअली बढ़े, हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। तो इसलिए ये एसआईएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है। इसके अलावा कई कैटेगरीज में, चाहे वो रीट और इनविट में इन्वेस्टमेंट हो या डेट में इन्वेस्टमेंट हो, उसमें भी, या किसी एक इशूअर के डेट में या किसी एक इशूअर के रीट में इन्वेस्टमेंट हो, उसकी भी लिमिट एसआईएफ में बढ़ी हुई है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो ये एसआईएफ जो है म्यूचुअल फंड के मुकाबले तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। पीएमएस में जो फंड मैनेजर को डिस्क्रिशन होता है, वही डिस्क्रिशन लगभग एसआईएफ में भी है, और यही वजह है कि ये ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि आप एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या
मार्केट नीचे जाने पर जब आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नीचे जाता है तब आप दुखी होते हैं और आपकी इच्छा होती है कि यार ये म्यूचुअल फंड बेकार चीज है, इसमें से पैसा निकाल लें। दूसरा, क्या आपको आपके ब्रोकर ने या अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है तो आप ऐप में रोज खोल कर देखते हैं कि आज मेरा म्यूचुअल फंड कितना बढ़ा या कितना घटा। और तीसरा, मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको डर लगता है। अगर तीनों के जवाब आपके हाँ में है तो मैं आपको साफ साफ कह दूं कि SIF आपके लिए नहीं है, क्योंकि SIF में आपको 5 साल का व्यू लेके चलना है और रोज उसकी वैल्यू चेक नहीं करनी है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, ये नॉर्मल चीज है और उसकी वजह से हो सकता है कि SIF की वैल्यू भी कम ज्यादा हो। हाइपोथेटिकली शॉर्टिंग अलाउड है, इस वजह से SIF के पोर्टफोलियो के नीचे आने की संभावना कम है, लेकिन डेफिनेटली ये डिपेंड करता है आपके फंड मैनेजर पे, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखें। अगर आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो नीचे आया और अगर आप घबरा जाते हैं, जैसे कि अभी पिछले 1 साल से मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने या तो अपना SIP रोक दिया है, अपने लमसम रिडीम कर लिए हैं। अगर ऐसे इन्वेस्टर आप हैं तो प्लीज फिर SIF के बारे में मत सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा, शुरू में कहा था कि एक कैटेगरी ऐसी है जो आगे चल के सबसे बढ़िया कैटेगरी साबित होगी SIF की, और वो है X Top 100 इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। और ये फंड पहली बार लेकर आ रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड जो है अपना ऐसा X Top 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड लेकर आ रहे हैं और इनका NFO ओपन हो रहा है 24 अक्टूबर से। 15 दिन के लिए NFO रहेगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सबसे बढ़िया कैटेगरी साबित होगी। ये सबसे बढ़िया कैटेगरी इसलिए साबित होगी क्योंकि ये, पहले तो X Top 100 को समझिए। मार्केट में जो टॉप की 100 कंपनियां हैं उन्हें लार्ज कैप फंड कहा जाता है, और ये SIF उन कंपनियों में इन्वेस्ट प्राइमरली नहीं करेगा। ये प्राइमरली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि PMS वाले बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो वो क्यों जनरेट कर पाते हैं? क्योंकि वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कम से कम रखते हैं। उनका मैक्सिमम एक्सपोजर जो है मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में होता है, और इसीलिए वो सबसे अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। देखिए, जब ये लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप को कैटेगराइज किया गया था ना, तब आज के जो लार्ज कैप हैं तब बहुत छोटे थे, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम था। आज जो मिड कैप कंपनियां हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज से 10 साल पहले के लार्ज कैप से ज्यादा हो गया है ना। तो जो आज मिड कैप है आगे चल के वो लार्ज कैप होगा, और जो आज स्मॉल कैप है वो आगे चल के मिड कैप होगा। तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है और इसीलिए इसमें रिटर्न जनरेट करने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्वांट के X Top 100 इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड में ऐसा क्या खास है? तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि क्वांट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, है ना। क्वांट म्यूचुअल फंड कैसे करता है? तो इनका एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसको ये क्वांटा माइन कहते हैं, है ना। माइनिंग होती है इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले इसमें ये इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, मार्केट कैसा चल रहा है, वॉलेटिलिटी कैसी है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, कहाँ पावर डिमांड है, कहाँ नहीं है, कौन सी चीज ज्यादा डिमांड में है, कौन सी चीज कम डिमांड में है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे हैं, मेटल प्राइसेस कैसे हैं, मौसम का क्या हाल है, कहाँ साइक्लोन आने वाला है, ट्रैफिक का हाल कैसा है ना। रिडिकुलस ना, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन ये अपने क्वांटा माइन सिस्टम में डालते हैं और उसके बाद सिस्टम इस पूरे डेटा को प्रोसेस करके एक इंडिकेशन देता है कि किस सेक्टर और ब्रॉडली किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके बाद आता है इनका ह्यूमन फैक्टर।
तो ह्यूमन फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो उन सिग्नल्स के बेस पर ये फंड मैनेजर अपना डिसीजन लेते हैं। SIF में क्योंकि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होगा तो डेफिनेटली ये एक्टिव इन्वेस्टिंग का मोड इसमें रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि एक स्टॉक लेके भूल जाते हैं 2-3 साल के लिए। जब तक ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक चलता जाएगा उसको वो बनाए रखते हैं। तो लेकिन यहाँ क्योंकि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल है और डेरिवेटिव्स में मंथली एक्सपायरी होती है और इंडेक्स ऑप्शंस में तो वीकली एक्सपायरी भी होती है, तो इसीलिए इसमें एक्टिव इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब देखिए 2 तरीके होते हैं, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी डेटा को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि हायर टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, ईयरली डेटा को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके आधार पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डेली ट्रेडिंग तो करनी नहीं है। तो इसको कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स। वहीं पर उसकी ठीक उल्टी आती है हाई फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स। हाई फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स की जरूरत तब होती है जब आपको बहुत जल्दी स्टॉक्स खरीदने या बेचने हो। तो इस SIF का जहां तक सवाल है, डेफिनेटली हाई फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स जो है उसको क्वांट ने डिसाइड किया है कि वो 70% वेटेज देंगे, क्योंकि डेफिनेटली डेरिवेटिव्स है, मंथली एक्सपायरी वाला डेरिवेटिव्स है, तो आप उसको लेके रख तो सकते नहीं है। तो एक एक्टिव इन्वेस्टिंग होगी और जो सिग्नल जनरेट किए जाएंगे वो फटाफट डिसीजन लिया जा सके, इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी जो एनालिटिक्स है, यानी कि डेली मूवमेंट या आवरली मूवमेंट जो स्टॉक का है या इंडेक्स का है, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है इसको 70% वेटेज दिया जाएगा और 30% वेटेज दिया जाएगा लो फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स को। तो डेफिनेटली एक्स टॉप 100 में इन्होंने डिसाइड किया है कि इक्विटी एक्सपोजर 65% to 100% होगा और उसमें से शायद 25-30% ये कैश पोर्शन में भी रखे और इवन लार्ज कैप में भी थोड़ा सा एक्सपोजर रहेगा, लेकिन मेजरली मिड कैप और स्मॉल कैप में रहेगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप के डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में अगर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाई जाएगी, और अगर मार्केट साइडवेज है या नीचे जा रहा है तो शॉर्ट पोजीशन बनाई जाएगी, जिसमें कवर्ड कॉल हो सकते हैं, स्ट्रैडल, ये सारी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाएगी। म्यूचुअल फंड के केस में एक्चुअली उल्टा होता है, वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स को 30% वेटेज दिया जाता है क्वांट म्यूचुअल फंड में, और लो फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स को 70% वेटेज दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टिंग का तरीका यहां पर बिल्कुल डिफरेंट है और एक्टिव इन्वेस्टमेंट का मोड फॉलो किया जाएगा। SIF में जैसा आपको मालूम है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है और किसी भी वक्त आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी वजह से 10 लाख से कम नहीं आनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आज आपने इन्वेस्ट किया और 2 साल बाद आपने देखा कि 10 लाख बढ़ के 13 लाख हो चुके हैं, हाइपोथेटिकली, ऐसी कोई गारंटी नहीं है लेकिन शायद हो जाए, और आपने सोचा कि ठीक है मैं एक्सेस जो है वो निकाल लेता हूं, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है और पूरे पैसे ज्यादा चाहिए तो फिर आपको पूरे पैसे बाहर निकालने पड़ेंगे, आप 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये एक चीज हो गई। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किसी भी दिन कर सकते हैं, और रिडेम्पशन के लिए इन्होंने कोई टाइम लिमिट तय नहीं की है। अगर आपको याद हो हाइब्रिड कैटेगरी के केस में हफ्ते के 2 दिन डिसाइड किए गए थे कि उन दिनों में ही रिडेम्पशन हो सकता है, लेकिन इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड में अभी तक ये कोई लिमिटेशन नहीं रखी है क्वांट ने। इसके अलावा इसमें 15 दिन तक का एक एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा वापस निकालते हैं तो पूरे वैल्यू का 1% आप इसे पेनल्टी कह सकते हैं, वैसे पेनल्टी गंदा शब्द होता है तो इसलिए एग्जिट लोड कहेंगे। 15 दिन के बाद आप फ्री हैं, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आप
6 महीने, साल भर या 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज एफडी कर लीजिए, एसआईएफ में मत आइए। अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी से डर लगता है आपको तो भी एसआईएफ में मत आइए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी। देखिए, रिस्क है तो रिटर्न भी है, और ये कैटेगरी यकीन मानिए सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली कैटेगरी आने वाले समय में साबित होगी। तो क्वांट का एसआईएफ आ रहा है, एक स्टॉप 100 इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, एनएफओ 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही ये एनएफओ शुरू होगा, इस एनएफओ का लिंक मेरी अगली किसी वीडियो में मैं जरूर शेयर करूंगा, जिससे आप उस लिंक के जरिए डायरेक्ट भी आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले और बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने पे कोई चार्ज नहीं लगाता है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मुझसे संपर्क करने के लिए ये नंबर यहां दिया हुआ है, नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, किसी भी वक्त आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।